देखो बीबीए सेमेस्टर 1 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया साइंस का हम लोग यूनिट नंबर 2 करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 का जो नाम है की लॉ ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रेस आरटीआई एंड मीडिया इन बिजनेस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे, लॉज रिगार्डिंग की। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो प्रॉपर्टी इज अ क्रिएशन ऑफ द माइंड, जो माइंड से क्रिएट होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं एक बार ओवरव्यूज। तो देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर, है ना। अब इसमें क्या बोला गया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर द लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द क्रिएटर एंड ओनर ऑफ द इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन द कॉमर्स। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो अधिकार है जो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंसान अगर मान लो कुछ डिफरेंट बनाया, अगर मान लो वो किसी इन्वेंशन का कोई खोज किया, है ना, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, मैंने लिटरेचर लिख दिया या फिर कोई डिज़ाइन बना दिया, कोई सिंबल बना दिया, कोई नाम बना दिया, कोई इमेज बना दिया, तो उसको प्रोटेक्ट करना कि जो बनाने वाला है उसके अलावा उस चीज़ का यूज़ कोई और ना कर पाए, दैट राइट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे तुम एक तो खोज कर लिया कोरोना का वैक्सीन का, तो तुम्हारे पास अधिकार है सिर्फ उस वैक्सीन को बना करके बेचने का, दैट राइट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बट ये अधिकार के लिए तुमको क्या कराना पड़ेगा? उसका कॉपीराइट या पेटेंट राइट कराना पड़ेगा, तभी ये अधिकार तुमको मिलेगा। इन बिजनेस कंटेक्स्ट आईपीआर सेफगार्ड इनोवेशन, ब्रांड एंड क्रिएटिव कंटेंट, preventing unauthorized use and enabling monetization थ्रू लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजीज एंड लिटिगेशन। मतलब देखो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, तुम्हारा कुछ खोज है ना, तो उस खोज को तुमको सुरक्षित रखता है। जैसे कि एमबीए चाय वाला का नाम सुना होगा, तो वो जो नाम है वो तो उसका है, अगर वो नाम किसी और को देगा तो फ्रेंचाइजीज कहते हैं उसको हम लोग। तो उसके बदले क्या करेगा? पैसा चार्ज करेगा, तो उसका वहां पे क्या ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब की ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आईपीआर का मेन उद्देश्य क्या है? अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज क्यों हो रहा है? ताकि इंसान इनोवेशन करे, नया नया खोज करे। अब तुम कुछ इन्वेंशन किया, अब कोई और कॉपी करके अगर पैसा कमा रहा है तो तुम इन्वेंशन करेगा ही क्यों? तो ये जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये तुमको इनकरेज करता है ताकि तुम नया नया खोज करो। तुम्हारा खोज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर ही रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, है ना, लाइक स्टार्टअप्स प्रायोरिटीज और एल्गोरिदम इन द फिनटेज। होता है ना, कॉम्पिटिटिव फायदा लेने के लिए अगर नया कोई बिजनेस खोलना है तो सेम नाम का एक दूसरा दुकान खोल दो तो वो आराम से फटाफट चल जाएगा, है ना। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड व्यू प्रोटोकॉल लाइक द मैड्रिड ट्रेडमार्क एंड पैटेंट कॉरपोरेशन ट्रेटी, पीसीटी, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मदद करता है, क्योंकि तुम्हारे अलावा वो सामान कोई और बना नहीं पाएगा। जेनरेट रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब कोई भी आईपीआर जो है ना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो इनकम जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हारा कॉपीराइट है, किसी को बेचोगे तो पैसा मिल जाएगा। डिटेल प्रोसेस ऑफ आईपीआर। अच्छा, मैनेजमेंट इन बिजनेस। देखो, आइडेंटिफिकेशन, डिटेल प्रोसेस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैनेजमेंट। अच्छा, तुम्हारे पास अगर तुम अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना चाहते हो, मैंने कॉपीराइट पेटेंट राइट करवाना चाहते हो, तो सब तुम्हारा काम क्या होगा? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ऑडिट इंटरनल एसेट्स, एग्जांपल एम्प्लॉइज इन्वेंशन व्यू, एनडीएएस। मैंने पहले तो तुम खोज करो, खोज करने के बाद तुम्हारा काम क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है। क्या? फाइल विथ रेलिवेंट ऑफिसेज, आईपीओ फॉर पेटेंट। खोज करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर इन्फोर्समेंट माने मॉनिटर इन्फ्रिंजमेंट। अब देखो, तुम्हारा म्यूजिक लिखा, रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब देखते रहो कौन उस म्यूजिक का यूज कर रहा है, जो यूज करे उसके ऊपर क्या करो? क्लेम मार दो। तो इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग इन्फ्रिंजमेंट यूजिंग टूल्स लाइक गूगल अलर्ट एंड लीगल ऑडिट। लीगल ऑडिट भी होता है गूगल अलर्ट, है ना। उसके जरिए तुम देखो कि कौन तुम्हारा उस चीज का यूज कर रहा है, जो यूज करेगा उसके ऊपर क्या करो? इन्फोर्समेंट कर दो। अच्छा, कमर्शियलाइजेशन भी कर सकते हो, लाइसेंस टू पार्टनर, अपना अधिकार किसी और को सेल कर सकते हो टू अर्निंग द प्रॉफिट। रिसेंट ट्रेंड एज ऑफ नवंबर 2025 का अगर बात करें तो इंडिया रिकॉर्डेड अ 44% सर्ज इन आईपी फाइलिंग। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, 44% बढ़ा है अभी रिसेंटली। हम्म।
2020 से लेकर 25 में ड्राइवन बाय द स्टार्टअप्स, इंसेंटिव इंक्लूड 10% फ्री रिडक्शन एंड एडवांस पेटेंट रिन्यूअल एंड एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन फॉर एमएसएमई। जो भी है, ये जो आईपीआर है ना, इसका पॉलिसी है कब, 2016 का। ठीक है। तो स्टार्टअप्स जो नया नया इन्वेंशन खोज जो है ना, इंडिया में 44% बढ़ी, जैसे एमबीए चाय वाला वगैरह, ये सब तो अभी रिसेंटली में आया ना, 20 से 25 के अंदर का ही है वो लोग भी। चलो, तो मेजर कंपोनेंट कवर्ड। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो? कॉपीराइट कर सकते हो, पेटेंट राइट कर सकते हो, ट्रेडमार्क कर सकते हो, जोग्राफिकल इंडिकेटर भी कर सकते हो। अब क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। बिजनेस केस स्टडी एग्जांपल, जैसे एग्जांपल का अगर बात करें तो सुनो, टाटा ग्रुप पोर्टफोलियो इंक्लूड्स ट्रेडमार्क, टाटा लोगो। अब टाटा का एक लोगो है, टाटा लोगो जानते हो ना? ठीक है। अब हुआ क्या, पैटेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज एंड कॉपीराइट एनुअल रिपोर्ट, दिस आईपीआर स्ट्रेटेजी कंट्रीब्यूटेड टू 15% रेवेन्यू बूस्ट फॉर लाइसेंसिंग इन इतना। तो ये जो टाटा का मार्क है, टाटा का जो मार्क है, इसको 2024 से 25 वाले साल में कितना परसेंट का इनकम जनरेट करके दिया? 15% ज्यादा इनकम जनरेट करके दिया, सिर्फ ट्रेडमार्क, सिर्फ मार्क के चलते, है ना? अब देखो वही सेम चीज है, आईपीआर का टाइप, प्रोटेक्शन फॉर ड्यूरेशन, की बिजनेस बेनिफिट और एग्जांपल का सिनेरियो। तो हम लोग आते हैं कौन कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार है, कब तक वो चलता है, क्या क्या कवर होता है उसके बारे में। तो पहले वाले का नाम क्या है, कॉपीराइट। अब कॉपीराइट किसका करवाते हैं? सॉफ्टवेयर कोई बना दिया, कोई म्यूजिक लिख दिया, कोई लिटरेचर लिख दिया, कोई डांस फॉर्म निकाल दिया, तो उसके ऊपर क्या करवाते हैं हम लोग? क्रिएटिव वर्क के ऊपर। क्रिएटिव वर्क के ऊपर क्या होता है? कॉपीराइट। क्रिएटिव अलग टाइप का कुछ काम किया तो उस पर क्या करवाएंगे? कॉपीराइट। और कॉपीराइट का जो वैलिडिटी होता है, लाइफ प्लस 60 ईयर। तुम जब तक जिंदा रहेगा तब तक के साथ 60 साल और चलेगा। ठीक है। इससे होता क्या, बेनिफिट क्या होगा बिजनेस को? प्रिवेंट कॉपीराइट ऑफ मार्केटिंग मटेरियल। ठीक है। ये पैटेंट राइट जो है ना, ये किस में मिलता है? इन्वेंशन यानी कि क्या होता है? खोज पर मिलता है। किसी भी चीज का खोज करोगे ना, जैसे मेडिसिन खोज दिया, कोई कोरोना का वायरस खोज दिया, तो उसके ऊपर तुमको क्या मिल जाएगा? पैटेंट राइट। अब पैटेंट राइट जो है वो कितने सालों तक चलता है? 20 सालों तक। कॉपीराइट होता है लाइफ प्लस 60 ईयर्स। जैसे देखना, अभी जितना ओल्ड सॉन्ग है ना, पुराना सॉन्ग, वो रीमेक हो रहा है, क्यों? कॉपीराइट हट चुका है। जो गाने वाला है उसका मरने के बाद 60 साल हो सकता है कि गुजर गया है, तो अब चल रहा है उसके ऊपर, समझ रहे हो ना? ओके। ट्रेडमार्क का अगर बात करें तो ब्रांड लोगोज होता है ना, इस ये रिन्यूएबल होता है कितना? एवरी 10 ईयर। ट्रेडमार्क माने एप्पल का लोगो, सैमसंग का लोगो, है ना? तो ये सब है ना। जीआई, ओरिजिनल बेस्ड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट वगैरह के ऊपर क्या लगता है? जीआई। इसमें रिन्यूएबल होता है कितने साल तक? 10-10 साल के बाद तुम रिन्यू इसमें करा सकते हो। अच्छा, इंडिया के अंदर में कॉपीराइट का एक अलग से कानून, अलग सा कानून बन गया, कौन सा? कॉपीराइट एक्ट 1957, देश आजाद होने का कितना साल बाद? 10 साल पर, है ना? कॉपीराइट एक्ट आया था कब? 1957। अब है क्या ये? डेफिनेशन एंड स्कोप का अगर बात करें तो देखो, प्रोटेक्ट ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, cinematograph, films and sound recording. Protection is automatic upon fixation in a tangible medium, saving as a document, but voluntary registration with the copyright office provide prime facie evidence in the court। जो भी है, ये जो कॉपीराइट एक्ट है वो आया था 57 में, और इसमें क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ड्रामेटिक काम, कोई भी म्यूजिकल हो गया, आर्टिस्टिक काम हो गया, सिनेमेटोग्राफिक्स हो गया, है ना, फिल्म्स हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग, इसका भी कॉपीराइट करवा सकते हो। ठीक है। रूल्स क्या है देखो, ड्यूरेशन का अगर बात करें तो ऑथर का लाइफ प्लस क्या होता है? 60 साल। लाइफ प्लस 60 ईयर, जितना साल जिंदा रहोगे तब तक तो है, मरने के बाद भी कितना साल चलेगा? किसके ऊपर? लिटरेचर, म्यूजिकल वर्क 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ द फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग एंड एनोनमस वर्क। राइट ग्रांटेड, क्या क्या अधिकार मिलेगा ये कॉपीराइट करवाओगे तो? इकोनॉमिक अधिकार है। हम्म, अब अगर राइट का बात करें तो इकोनॉमिक अधिकार क्या है कॉपीराइट के रिगार्डिंग में? रिप्रोडक्शन, एडॉप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेशन टू द पब्लिक। एग्जांपल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, तुम चाहो तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके उससे खुद खुद का पैसा जनरेट कर सकते हो। और मोरल अधिकार क्या है? राइट टू paternity, that is claim authorship and integrity, prevent distortion and even after assignment। तुम्हारे पास अधिकार है, मोरल अधिकार है कि अगर कोई उसका ऑथोरिटीशिप्स को यूज कर रहा है तो उसको अगेंस्ट तुम क्लेम कर सकते हो, ये अधिकार है कॉपीराइट का, है ना? लेकिन एक्सेप्शंस, फेयर डीलिंग, सेक्शन 52 क्या कहता है फेयर डीलिंग के एक्सेप्शन में? देखो, लिमिटेड यूज विदाउट परमिशन फॉर प्राइवेट स्टडी। अगर किसी के भी मटेरियल को प्राइवेट स्टडी में यूज करते हो, फॉर एग्जांपल तुम कोई लिटरेचर लिखा और अगर हम उसका प्राइवेट स्टडी में यूज कर रहे हैं,
है ना? मैंने प्राइवेट पर्पस में यूज करेंगे तो कोई भी क्लेम वहां पे नहीं लगेगा। जैसे तुम गाना गाया, हम प्राइवेटली घर में सुन रहे थे, क्या उस पर कॉपीराइट लगा दोगे? उस पे नहीं लगेगा, है ना? क्रिटिसिज्म करने के लिए अगर यूज करें तो कि ये चीज खराब है, इसका ये चीज खराब है, क्रिटिसिज्म के लिए यूज करेंगे तो कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा। क्रिटिसिज्म कर रहे हैं क्योंकि, है ना? या फिर रिव्यू कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करेंट इवेंट कर रहे हैं ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रहे हैं, मैंने कोर्ट अगर फैसला सुन रहा है, सुनते वक्त अगर वो गाना सुन रहा है, तो वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। हावेवर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। नॉर्मल सा बात है, देखो, जिस चीज के ऊपर हम कॉपीराइट कराए उस चीज के ऊपर किसी और को पैसा कमाने नहीं देंगे। मेन पर्पस यही है। तुम अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो ठीक है, चलेगा, बट तुम अगर उसी को बजा करके पैसा कमा रहे हो तो फिर वो नहीं चलेगा। ठीक है। अमेंडमेंट्स का बात करें, इन द 2012 अमेंडमेंट एक्सपांडेड डिजिटल प्रोटेक्शन। लेकिन अब क्या, अब तो डिजिटल प्रोटेक्शन चला गया ना 2012 के बाद, अगेंस्ट ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन भी पायरेसी होता है ना, डुप्लीकेट मूवी देखना फट से आ जाता है ना? एंड एडेड राइट फॉर परफॉर्मेंस एज ऑफ 2025, नो न्यू अमेंडमेंट्स बट कोर्ट increasingly apply to AI generated content, that is ruling that AI output may not qualify as original without human input। AI वाले के ऊपर कॉपीराइट नहीं करवा सकते हो। चलो जो भी है, बिजनेस इंप्लीकेशन क्या है? एसेंशियल फॉर डिजिटल बिजनेस लाइक द ई पब्लिशिंग और कंटेंट मार्केटिंग हेल्प्स इन वैल्यूइंग द एसेट्स फॉर मर्जर आईपी ड्यू डिलीगेंस इन्फ्रिंजमेंट कैन लीड टू डैमेज अप टू 2 लाख पर वर्क। एक एक काम के ऊपर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। एक बार एक्टिविटी करोगे ना तो कितना, मैक्सिमम 2 लाख तक का जुर्माना लग जाएगा। डिटेल का एग्जांपल अगर बात करें तो सिनेरियो 1 ले लेते हैं। अब बीकॉम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्रिएट अ प्रमोशन वीडियोस फॉर अ क्लाइंट। एक प्रमोशन वीडियो बनाया क्लाइंट के लिए, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड इट। इफ द कंप्यूटर रिप्स इट ऑफ एट देयर साइड द एजेंसी कैन स्यू। जो भी है, ये बनाया अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन कंप्यूटर यूज कर लिया तो कॉपीराइट का क्लेम कर सकता है। दूसरा वाला नहीं पढ़ेंगे हम। इन्फोर्समेंट क्या है देखो, इन्फोर्समेंट का अगर बात करें तो देखो, आ गया, ठीक है। तो देखो फिर चले आते हैं हम लोग इन्फोर्समेंट में। सिविल रेमेडियज, इंजक्शन डैमेजेस, क्रिमिनल पेनाल्टीज, 6 महीने से लेकर के कितना, 3 साल तक का इम्प्रिजमेंट अप टू द फाइन ऑफ 2 लाख। इंटरनेशनल व्यू बर्न कॉन्वेंशंस। चलो अब कॉपीराइट समझ गए हम लोग। अब आते हैं पैटेंट राइट का जो एक्ट है वो कितना, 1970। कब का पैटेंट राइट है? 1970 का। अब पैटेंट राइट में क्या क्या तुम सेफ रख सकते हो? तो ग्रांट्स इन्वेस्टर्स एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट इन्वेंशन दैट आर न्यू, इन्वॉल्व इन्वेंटिव स्टेप्स एंड आर कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कवर प्रोडक्ट, जैसे कि इसके अंदर में क्या क्या है, प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग का मेथड, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, उसका पैटेंट करा सकते हो। कोई सामान को बनाने का मेथड्स को करवा सकते हो, है ना? और सॉफ्टवेयर वगैरह का भी पैटेंट राइट करवा सकते हो। की रूल्स क्या है देखो, पेटेंटिबिलिटी क्राइटेरिया, किसका पेटेंट करा सकते हो? अब नोवेल्टी, नॉट पब्लिसिटी, नॉन बिफोर फाइलिंग, मतलब उसी चीज का तुम पेटेंट राइट करा सकते हो जिसको पब्लिक के बारे में पता ना हो। इन्वेंटिव स्टेप क्या है? नॉन ऑब्वियस टू अ स्किल्ड पर्सन, नॉन ऑब्वियस टू अ स्किल्ड पर्सन, माने जो स्किल्ड पर्सन है ना उसी का ही होगा। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? यूजफुल इन द इंडस्ट्रीज। प्रोसेस का बात करें तो पैटेंट राइट कराओगे कैसे? देखो, प्रोविजनल एप्लीकेशन, पैरिटी डेट, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताना है, पब्लिकेशंस, एग्जामिनेशन होगा तुम्हारा, रिक्वेस्ट विद इन 48 आवर, उसके बाद ग्रांट, प्री ग्रांट ओपोजिशन अलाउड, है ना? अमेंडमेंट्स हम लोग फिलहाल यहाँ पे नहीं देखेंगे या हाँ, डिटेल में सिनेरियो 1 एग्जांपल देखो, अ बायोटिक स्टार्टअप पैटेंट अ नोबल इंजाइम फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। इंजाइम शायद सुने होंगे साइंस में। दिस एक्सक्लूसिवली अलाउ देम टू लाइसेंस द ऑयल मेजर्स, ग्रांटिंग रुपीज 10 करोड़ इन अ रॉयल्टीज ओवर द 5 ईयर। जो भी है, ये अपना पैटेंट राइट करा लिया किसका? इंजाइम का। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए, है ना? या फिर एक और है, इन 2025 बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग अ सोलर पैनल फार्म invalidated a competitor's patent for lacking inventive steps, saving 20 crore in potential licensing fees। चलो इन्फोर्समेंट में देख लेते हैं जरा। इन्फ्रिजमेंट सूट्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, कंपलसरी लाइसेंसिंग इफ इन्वेंशन नॉट सप्लाइड एडिक्वेटली इन इंडिया, सेक्शन 84। माने ये जो पैटेंट का यूज करोगे ना, ये विदाउट लाइसेंस तुम नहीं कर सकते हो किसी का भी पैटेंट राइटेड सामान को। ट्रेडमार्क एक्ट कब? 1999। ट्रेडमार्क माने थम्सअप का मार्क या एप्पल का लोगोज, उसका बात करें।
तो इसका स्कोप या एरिया क्या क्या करा सकते हैं, तो प्रोटेक्टिव डिस्ट्रिक्टिव मार्क, डिफरेंट टाइप का जो मार्क है उसको प्रोटेक्ट कर सकते, जैसे कि वर्क हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, लोगो, शेप और साउंड, इसका हम लोग क्या करा सकते हैं, ट्रेडमार्क करा सकते हैं, दैट डिस्टिंग्विश गुड्स सर्विसेज, माने डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। वेल नॉन मार्क गेट ट्रांस बॉर्डर प्रोटेक्शन, जो वेल नॉन मार्क होगा ना उसका इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलता है, ट्रांस बॉर्डर माने इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी बट प्रिज्यूम वैलिड इन द कोर्ट, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है बट हाँ कराओगे तो कोर्ट में थोड़ा वैलिड उसको माना जाएगा। रूल्स क्या है, क्लासेस 45 क्लासेस अंडर नाइस क्लासिफिकेशन, एग्जांपल क्लास 36 फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल, अच्छा कब कब तुम्हारा पैटेंट राइट होगा नहीं, सॉरी ट्रेडमार्क कब कब नहीं होगा, जेनेरिक टर्म्स, डिसिटिव मार्क, दोज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो मार्क लॉ के खिलाफ है, जेनेरिक मार्क है जो नॉर्मली यूज होता है, तो उसका पेटेंट मार्क तुम नहीं करवा सकते हो। रिलेटिव ग्राउंड्स क्या है, आइडेंटिकल सिमिलर टू एग्जिस्टिंग मार्क कॉजिंग कंफ्यूजन, सेक्शन 11 कहता है कि इसका तुम नहीं करवा सकते हो, जो सिमिलर मार्क ऑलरेडी अवेलेबल है तुम उसका करवाओगे तो फिर नहीं चलेगा। अमेंडमेंट्स, नो मेजर, कोई भी इसमें चेंजेस अभी कंट्रीज में नहीं आए, जैसे कि prevent brand dilution, aids in valuation, example brand equity, in IPO opposition can delay launch by 1 to 2 year, detail example चलो जरूरी नहीं है। Geographical indications of goods, that is registration and protection act 1999, अब ये होता क्या है, प्रोटेक्ट्स नेम्स लेबल्स फॉर गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन, कोई भी गुड्स या कोई भी लेबल जो कि स्पेसिफिक एरिया से आ रहा है ना उसका प्रोटेक्शन होता है किसके अंदर में, जीआई माने जोग्राफिकल इंडिकेशन, स्पेसिफिक एरिया से वो टर्म उठ कर आया तो वो लोग करा सकता है चाहे तो जीआई, where quality reputation stems from that origin, applies to agriculture product, handicraft और collective right for producers, होता है ना वो एक तेल नहीं आता वो वाला आदिवासी हेयर ऑयल वाला तेल टाइप, तो वो लोग भी तो अपना पेटेंट करवा के रखा, तो वो जीआई वाला होता है। प्रोविजंस क्या, एलिजिबिलिटी कौन करवा सकता है, मस्ट सो लिंक टू ज्योग्राफी, माने कोई क्लाइमेट कोई एरिया का लिंक वहां पे होना चाहिए, एटलीस्ट वन प्रोड्यूसर एसोसिएट अप्लाइज, राइट क्या, एक्सक्लूसिव यूज, प्रिवेंट फॉल्स ओरिजिन क्लेम, अगर कोई फॉल्स कहता है कि ये ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल है, वो कहता है वो वाला ओरिजिनल है, तो जो करवाया ना उसी का ओरिजिनल माना जाएगा, बाकी वाले का, इससे जो आदिवासी ऑयल बना रहा है वही वाला ओरिजिनल है, बाकी सबको क्या माना जाएगा, फेक ही माना जाएगा। रिसेंट अपग्रेडेशन का बात करें तो ये देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल। अच्छा अब आते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 अपडेटेड टू प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013, यह है क्या, देखो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स है ना, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक, ये क्या कहता है, द कॉलोनियल एरा लो रेगुलेट प्रिंटिंग ऑफ कर्ब सेडिशन मॉडर्नाइजेस बाय द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स एक्ट 2023 इफेक्टिव, ये देखने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन क्या है, मैंडेटरी ऑनलाइन व्यू प्रेस सेवा पोर्टल इंक्लूड्स टाइटल वेरिफिकेशन टू अवॉइड डुप्लीकेशन, मैंने वो होता है बुक्स वगैरह पब्लिश करने का प्रेसिंग वगैरह अधिकार है ना। इसमें क्या होता है, देखो एनुअल स्टेटमेंट, ई फाइलिंग ऑफ सर्कुलेशन ओनरशिप डिटेल बाई जुलाई इतना, ये तो डिटेल्स ये जानना जरूरी नहीं है तुमको, एग्जांपल एक देख लेते हैं। इन 2025 अ डिजिटल मैगजीन फेस 20,000 फाइन फॉर डिलेड ई फाइलिंग बट रिवॉल्व व्यू फेसलेस अपील अवॉइडिंग फिजिकल कोर्ट विजिट, अच्छा ये अलग एग्जांपल हो गया। चलो अब इसके बाद हम लोग आरटीआई वाले एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये कब का है, 2005 का। ये एक्ट क्या कहता है, अ प्रोएक्टिव लॉ इनेबलिंग सिटीजन टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक ऑथोरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू टू फॉस्टर ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस करप्शन एंड एम्पावर इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन, अगर तुम किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट के मैटर में जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट ये खर्चा कहाँ किया, कितना किया है ना, उस स्कूल का कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, तो उसके लिए तुम क्या लगा सकते हो, आरटीआई लगा सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहता है इसको हम लोग, है ना, जो कॉलेजेस में बहुत सारा काम आता है। सो प्राइवेट बॉडीज क्वालिफाई इफ परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस और रिसीविंग सब्सटेंशियल पब्लिक फंड्स, अच्छा की प्रोविजन क्या, एप्लीकेशन कैसे लगाओगे आरटीआई, सिंपल फॉर्मेट, नो फीस फॉर बिलो पॉवर्टी एप्लीकेंट्स, जो बिलो पॉवर्टी वाला होता है, बीपीएल वाला जिसके पास राशन कार्ड है उसके लिए कोई आरटीआई का फीस नहीं है। ऑनलाइन व्यू, आरटीआई ऑनलाइन ये वेबसाइट है, पीआईओ मस्ट रिस्पॉन्ड इन 30 डेज, अब जब भी आरटीआई फाइल करोगे ना, ये रूल है, ये जान के रखना, ये काम आएगा बाद में, जब आरटीआई फाइल करोगे ना तो 30 दिन के अंदर में तुमको वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके अगेंस्ट तुम फाइल किया तो जाएगा वही कोर्ट जाएगा। ट्रांसफर टू अनदर अथॉरिटी इन द 5 days इफ मिस डायरेक्टेड,
आरटीआई काम आएगा अभी कॉलेज में, जब पेपर में मार्क्स कम आएगा तो आरटीआई मारना पड़ेगा। एग्जाम्पशंस क्या है देखो, 10 कैटेगरीज इंक्लूडिंग द सोवेरिनिटी, सिक्योरिटी, कमर्शियल, कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल प्राइवेसी, अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट, थर्ड पार्टी इन्फो नीड्स कंसेंट हियरिंग। मैंने देखो, अगर गवर्नमेंट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन अगर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो वो तुमको, जैसे बोलोगे डिफेंस का इन्फॉर्मेशन लेंगे प्राइवेट वाला, तो वो नहीं ले सकते क्योंकि वो हटा दिया गया है ना। अपील का बात करें, फर्स्ट एपिलिएट, पहला सीनियर ऑफिसर 30 days, सेकेंड सीआई इंफॉर्मेशन कमीशन 60 days, कमीशन कैन इम्पोज ₹250 पर डे पेनल्टी फॉर डिले, है ना। तुमको रिस्पॉन्स 30 दिन के अंदर मिलेगी, लेकिन जितना लेट होगा पर डे का फाइन कितने का है। अमेंडमेंट्स क्या है इन 2025 डिजिटल इनएक्समेंट इंक्लूड्स एआई चैटबॉट्स फॉर क्वायरी असिस्टेंट्स ऑन पोर्टल्स, जो जरूरी नहीं है। अब आते हैं मीडिया लॉ एंड एथिक्स का अगर बात करें तो देखो, मीडिया लॉ क्या है, बैलेंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन with reasonable restrictions under section 92 of societal interest like the decency and security। यह है क्या, मीडिया का लॉ या मीडिया का एथिक्स है। की लॉ क्या है देखो मीडिया के रिगार्डिंग में, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। So create Press Council of India as a quasi-judicial body for print ethicals power to warn या सेंसर। केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है 1995, केबल टीवी का अपना अलग है, इतना डिटेल्स में हालांकि है नहीं। प्रोहिबिट एड्स टू तंबाकू, केबल टीवी में एड्स है ना, ये तंबाकू का एड्स वगैरह मैंने नहीं ज़्यादा खाओ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते टाइप में। हम्म, उसके अलावा है आईटी, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिकल कोड एक्ट, एक्ट का नाम बस याद रखना उतना जरूरी नहीं है। डिफेमेशन आईपीसी सेक्शन इतना, पनिशेस फाइन फॉल्स imputation हार्मिंग रेपुटेशन, डिफेंस इंक्लूड ट्रूथ, पब्लिक गुड्स, सिविल डैमेजेस अनलिमिटेड। चलो यहाँ पे एक्ट में चले आते हैं हम लोग, ये कोई काम का नहीं है इधर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेना, जैसे देखो, व्हाट डज आईपीआर प्राइमरली प्रोटेक्ट इन द बिजनेस, आईपीआर बिजनेस का क्या प्रोटेक्ट करता है, इन्वेंशंस, ब्रांड एंड क्रिएटिव वर्क्स को ही प्रोटेक्ट करेगा ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में दिया गया, चाहो तो एक बार पढ़ लेना क्यों ऐसा बोला गया है। अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957 व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द लिटरेचर, कॉपीराइट एक्ट में क्या होता है, ऑथर का लाइफ प्लस कितना 60 ईयर, ये सब क्वेश्चन मेनली आता है ना। एक बार जो क्वेश्चंस दिया गया एक बार ओवरव्यू इसको देख लेना, हम स्लाइड कर देते हैं। इससे आरटीआई का रिस्पॉन्स टाइम इन्वॉल्विंग द लाइफ ऑन लिबर्टी, अच्छा लिबर्टी वगैरह पे होगा तो कितना डेज का हो जाता है, 48 डेज, अदरवाइज 30 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 3 करेंगे।